वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे बातचीत, और बातचीत का सबसे पहला फैक्टर है लेखक परिचय, चूँकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो बातचीत शीर्षक के जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट हैं, और बालकृष्ण भट्ट का जन्म देखेंगे आप, निधन देख सकते हैं, और निवास तो आपको देखना चाहिए। और ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। बाकी इनके जो इनके जो माँ का नाम है, इनके जो मतलब पिता का नाम है, ये सब आप बुक से देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ से माँ बाप का नाम और नहीं ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। बस इस चीज़ को ध्यान देना है, उसका निवास स्थान को। और ये चीज़ ज़रूरी है कि तो ये रखना है कि ये किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। देखिए गौर से, क्योंकि आपको ध्यान से देखना चाहिए कि ये भारतेंदु युग के किस काल के, भी देखना पड़ेगा ना आपको। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के, है ना, प्रमुख साहित्यकार थे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। ओके गाइज, चूँकि हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है गाइज, इसलिए अब चलते हैं लेखक परिचय के बारे में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जिस तरह का एग्जाम में आपका पूछा जाता है, मैं वैसा ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रचना की बात कर लें तो बालकृष्ण भट्ट कई प्रकार की रचनाएं करते थे, जैसे उपन्यास लिखते थे, नाटक लिखते थे, प्रहसन लिखते थे और निबंध लिखते थे। तो ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो आप इसको गौर से देख लें कि इनके उपन्यास क्या क्या हैं। रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, इस तरह से है। और देख रहे हैं आपकी रचनाएं में से उपन्यास सबसे ऊपर में है, और ये उपन्यास भी लिखते थे, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, है ना, 100 अजान एक सुजान, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके उपन्यास नॉवेल है। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, है ना, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, मैं कंप्लीट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नाटक में देखेंगे आप बालकृष्ण भट्ट की जो नाटक में है, नाटक ये पद्मावती, है ना, इस तरह के आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा नाटक क्या क्या लिखा हुआ है। इनको आप बिल्कुल पढ़ें, बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक है, जब एग्जाम में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ठीक से वीडियो को देखे होंगे या आप ठीक से बार बार वीडियो को वॉचिंग करेंगे, तो जब ये आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि आपके वहाँ जहन में ये बात आ जाएगी, भाई इनका ये आंसर होगा। आप इनको नोट करें, आप मोबाइल में मत रहें, मोबाइल को ओपन करें, यूट्यूब को खोलें और जैसे या वीडियो को देखें, और वीडियो को हर चैप्टर बाय चैप्टर आप जो है उनका नोट करें। हर चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, हर चैप्टर की पूरी जो है सारांश होगी, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप उनको नोट करें अपना कॉपी में, कॉपी बनाएं। 100 मार्क्स हिंदी मिशन 2021 बिहार बोर्ड है, इस तरह से। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बताई जा रही है, और एग्जाम के पर्पज से। हाँ, मैं इस चैप्टर का सारांश अलग से नहीं बताऊंगा आपको। बातचीत जो शीर्षक आपका निबंध है, ध्यान रखना, बातचीत आपका जो शीर्षक है वो निबंध किस प्रकार की रचना है, निबंध है। तो मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर का अलग से सारांश नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैं अभी आपका चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप उनको ही सारांश के रूप में लिखेंगे। यानी कि ये जो अभी स्क्रीन में आप लेखक परिचय देख रहे हैं, लेखक परिचय के बाद जो अभी स्क्रीन में आएगी आपका सामने, यहाँ तक तो आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। उपन्यास में क्या क्या है, एग्जाम में पूछ देगा, मान लीजिए ये पूछ देगा कि मतलब सद्भाव का अभाव किसकी रचना है, या आपको पूछ देगा रेल का विकट किसकी रचना है, या खेल या बाल विवाह किसकी रचना है। वहाँ पर 4 आपको लेखक का नाम दिया रहेगा, 4 नाटककार का नाम दिया रहेगा। तो इस तरह से प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना इत्यादि है। तो यहाँ पे पूछ सकता है आपको नई रोशनी का विष के लेखक कौन है, इस प्रकार से। और एक भी याद रखना कि लगभग 100 भट्ट निबंधमाला इनका लिखा हुआ निबंध है, और एक मोटी किताब होती है भट्ट निबंधमाला किताब मिलेगी, जिसमें 1000 कम से कम इनके निबंध लिखे हुए हैं। ओके गाइज, आइए हम लोग चलते हैं आगे और शुरू करते हैं इस चैप्टर का जो सबसे खास चीज़ है। यहाँ तक मैंने बताया लेखक परिचय तक, यहाँ तक आप तो बिल्कुल ही मतलब कि नोट करेंगे, और ये नोट आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। सब्जेक्टिव में इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखें, तो ये देखिए बातचीत निबंध का सारांश मैंने स्क्रीन में डाल दिया है। आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे। सब्जेक्टिव 5 मार्क्स के जो आएंगे बातचीत निबंध का सारांश लिखने के लिए, आप वो यहाँ से डाल सकते हैं गाइज। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध
बातचीत शीर्षक किस प्रकार की है? निबंध है। ध्यान दो, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ओके गाइज। और रचना का ये किस प्रकार है? बातचीत रचना की किस टाइप में आता है? ये निबंध के टाइप में आता है गाइज। और ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध निबंधकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ओके गाइज, ध्यान से देखोगे, ये बहुत ही फेमस थे। और ये जो मतलब कि बातचीत है, इनको बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। और ये आधुनिक काल के फेमस निबंधकार थे। किस युग के थे मैंने बता दिया, भारतीय युग के थे। बल्कि जो लिखा हुआ स्क्रीन में दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं पढ़ दूं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बिल्कुल आपके भाषा में लिखा है भाई, बिल्कुल नॉर्मल वेज में लिखा है। आप इनको अगर इस तरह से एग्जाम में लिख देते हैं तो 100 में हम सोचते हैं कि 100% आपके 5 नंबर डन हो जाएंगे गाइज। आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। गाइज, यहाँ से आप आराम से सारांश लिख सकते हैं। ओके, तो अब चलेंगे हम लोग आगे। तो सारांश कैसे आपको लिखना है देख लो। बातचीत निबंध का सारांश किस तरह से लिखना है आपको। बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके गाइज, तो आपको किस तरह से लिखना है बातचीत निबंध का सारांश, देख लो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक्शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। मैं बार बार वीडियो को पॉज करके इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएँ और हमारी बातें बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। और आप ध्यान से इनको देखें, जो टाइम बहुत कम है। मैं आपको टाइम को बचाने के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे बार बार इस तरह से दोहराने से आपको ज़्यादा याद होगा और आप आसानी से एग्जाम्स में प्रश्न क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि आप आसानी से जो है इस चैनल के माध्यम से 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज हम लोग। ओके गाइज, तो बिल्कुल शॉर्ट मैंने इसको सारांश किया है। बातचीत निबंध का सारांश बहुत शॉर्ट मैंने किया हुआ है। आप आसानी से इन सारांश को बिल्कुल आपके भाषा में किया हुआ है, डोंट वरी। ये सारांश आपके भाषा में लिखा हुआ है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, है ना। ओके सॉरी, थोड़ा सा मेरा तबीयत आज सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और आपके पास टाइम बहुत कम है। मैंने 100 डेज का ही समय लिया है। वे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए क्या, वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइज। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, किसको? आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त, चौहर्षी का तो चित्त का मतलब होता है मन। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, मवाद कहते हैं किसी के प्रति मन में घृणा रहना, किसी के प्रति मन में वो मतलब क्या बोलता है उसको, नफरत होना, किसी के प्रति मन में कई तरह की जो भावनाएं हैं, कई तरह के जो विचार हैं वो होना, अर्थात मन में जो प्रकार से जंक लगा हुआ रहता है इंसान का। इंसान जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है और जो जंक लगा रहता है मन में इंसान का, उसी को हम बोलते हैं भाई मवाद। ओके, जो हृदय में क्या होता है, जमा रहता है।
और भाप बनकर उड़ जाता है। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत करने से क्या होता है, जो हमारे मन की कुंठा है, जो हमारे मन की मवाद है, जो हमारे मन में दूसरों के प्रति घृणा और नफरत है, वो बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है गाइज। इसलिए बातचीत जो है वर्तमान समय की एक सर्वोत्तम द बेस्ट स्टाइल है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ओके गाइज, बेन जॉनसन का नाम सुने होंगे आप लोग, जो बहुत बड़े महान निबंधकार थे पूरे वर्ल्ड लेवल के। कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, बेन जॉनसन जो बहुत बड़े निबंधकार थे, कहते हैं कि बोलने से ही क्या होता है भाई, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मनुष्य के रूप का इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। अर्थात मनुष्य को दुनिया जानता है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये हम नहीं जानते। अगर आप हमसे बात करते हैं या अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपके बातचीत से, आपके आचार विचार से ये पता चलता है कि आपके अंदर जो है कितनी कला है, मनुष्य के रूप में साक्षात्कार आपका हो जाता है। ओके गाइज, ध्यान देना है, लिसन टू मी केयरफुली। चलते हैं आगे। कम टू नेक्स्ट स्लाइड कमिंग ऑन योर स्क्रीन, प्लीज वेट गाइज। चलते हैं आगे। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है, टाइप को। ध्यान से लो, प्रकार मतलब टाइप। देखो मैंने उसको इरेज कर दिया है कि लेखक ने अंडरलाइन भी कर दिया मैंने हैंड राइटिंग में। लेखक मतलब एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत जो रियल आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वह सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। कितने लोग? दो लोग। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। और भाई चार लोगों के बीच की बातचीत का क्या कहना, चार लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है भाई, फॉर्मेलिटी। वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं लेता, सुनेंगे सभी, करेंगे कोई नहीं। इसलिए जब भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो, बड़ा काम करना हो, असल बातचीत करना हो तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होती है, बाकी सभी तो फॉर्मेलिटी निभाते हैं भाई। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में सबसे जो अभी आगे हैं यूरोप के लोग हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग वहाँ पर आगे सबसे ज़्यादा है। और चार लोगों के बीच की बातचीत राम रमोबल भी कहलाती है, चार से ज़्यादा जब होती है। और नीचे आपको मैंने पैराग्राफ चेंज करके जो लिखा है लेखक के बारे में, या ये इसके बारे में कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का क्या है, हुनर है, आर्ट है। किसके बीच? यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बराबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? ध्यान देना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं, इंग्लिश में लिखे रहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। सुन लो आंसर भाई। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये आपको यहाँ तक लिख देना है भाई। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यहाँ तक लिखना है। इनके प्रसंग को सुन के, मतलब इस बातचीत को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहृद गोष्ठी कहते हैं। अंततः अब हम लोग लास्ट करने वाले हैं सारांश को, इस समरी को। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है, बेस्ट मैनर है कि हम क्या करें, अपने अंदर अपने आप से बातचीत कर लेते हैं अगर, तो यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है गाइज। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? यदि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर लें जिससे कि हम खुद से बात कर पाएँ, ये हमारी बातचीत की तरीका है। जो आज वर्तमान समय यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर पाया जाता है, वो धीरे धीरे हमारे इंडियंस में भी आ रहे हैं, और इसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं।
तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है सारांश, जहाँ से मेरा शुरू है तो वहाँ से आपको जो है बिल्कुल सारांश लिखना चाहिए। और सारांश बिल्कुल मैंने शॉर्ट किया हुआ है और बिल्कुल आपके भाषा में, बिल्कुल एक उर्दू थोड़ी बहुत मिक्सचर हुई है हमारी, लेकिन सारांश ज़बरदस्त बना है हमारा। और एग्ज़ाम में अगर ये सारांश पूछते हैं, अगर आप इसको लिख देते हैं तो 5 मार्क्स पक्के। और ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे भाई, मैं आपको ऑब्जेक्टिव डालूंगा इस चैप्टर का। और आप भी अलग से अगर इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एज यू विश, है ना। ओके गाइज, आप अगर अलग से ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो काफ़ी एक्सपेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, बीएम होते हैं, बोर्ड मॉडल के होते हैं। आपको हमारे चैनल में जिस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखेंगे और हमारे कोचिंग का नाम लिखेंगे, सरगम टीचिंग पॉइंट, चैप्टर का नाम डालेंगे और आसानी से आप उस चैप्टर के सारांश, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी है। इसमें बकवास नहीं किया गया है। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ